कॉलेज का फेस्ट हो रहा था और विवान गाना गा रहा था। तब पूरे हॉल में उसके लिए तालियां बज रही थी और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। पर विवान तो बस श्रुति को ही देखे जा रहा था। और उसी दिन शाम को, श्रुति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विवान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, और जो तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं भी वही तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। क्या सच? श्रुति, मैं कल जाकर माँ से हमारे रिश्ते की बात करता हूँ। देखते ही देखते विवान और श्रुति की शादी हो जाती है। श्रुति एक अमीर घर से थी, वहीं विवान एक गरीब घर का लड़का था। श्रुति के माँ बाप का सपना था कि जब भी श्रुति की शादी हो वो अपनी सारी कमाई श्रुति के दहेज में लुटा दें, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने श्रुति को दहेज में महंगी साड़ियाँ, कपड़े, कीमती गहने, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन और बहुत सी महंगी चीजें दी। मगर विवान एक गरीब घर का लड़का था। उसने और उसके परिवार ने ये सब चीजें पहले देखी ही नहीं थी। आज श्रुति का गृह प्रवेश था। मेरे ससुराल वाले कितने गरीब हैं और वो इस तरह के घर में रहते हैं। विवान, तुम्हारा घर कितना छोटा है, इसमें मेरा दहेज का सामान भी नहीं आ पाएगा, और अभी आधा सामान तो बाहर ही पड़ा है। सामान सेट करने में अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम सब सेट कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने दहेज में कुछ ज्यादा ही सामान भेज दिया है। अच्छा, तो अब तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे पापा ने अपनी दौलत का घमंड दिखाया है? तो ऐसा करते हैं कि तुम पहले की तरह जमीन पर सो जाओ और मैं पापा के दिए हुए बेड पर सो जाती हूँ, ठीक रहेगा ना? कुछ इस प्रकार गुजरी विवान और श्रुति की पहली रात। अगले दिन श्रुति की मुंह दिखाई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें घर पर आई हुई थीं। हमने सुना है आपकी बहू ट्रक भर कर दहेज लेकर आई है। वैसे कहाँ रखा है इतना दहेज? आधा सामान तो हमने बहू के कमरे में रखवा दिया है और आधा अभी घर में सेट हो जाएगा। आंटी जी, आप मुझे देखने आई हैं या मेरा दहेज? अरे अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पर मम्मी जी, आंटी जी को वही देखना है। मम्मी जी, मैं इन सबको मेरे पापा का दहेज दिखा दूं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, दिखा दे दिखा दे। तो जिस जिस को मेरा दहेज देखना है वो मेरे साथ मेरे कमरे में आए। अरे चलो चलो, सब लोग बहू का दहेज देखते हैं। सब औरतें श्रुति का दहेज देखने के लिए उसके कमरे में घुस गईं। श्रुति के कमरे में बहुत सुंदर पलंग, एसी, कूलर और बहुत सुंदर कपड़े गहने रखे हुए थे। अरे बहू, तुम्हारा पलंग तो बहुत ही सुंदर है और ये गहने भी काफी महंगे लग रहे हैं। हमने तो पहली बार इतना सारा दहेज किसी बहू को लाते हुए देखा है। सरला जी के तो भाग ही खुल गए। तुम तो खजाना लेकर आई हो इस घर में। हाँ आंटी जी, ये सब तो मेरे पापा के कारण हुआ है। मेरे पापा का बहुत मन था मेरी शादी में ढेर सारा दहेज देने का। वैसे तो उन्होंने मुझे और भी महंगी महंगी चीजें दी हैं, वो मैं आपको कभी और दिखाऊंगी, ठीक है? श्रुति का घमंड उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। वो अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा बखान कर रही थी। कुछ देर बाद औरतें चली गईं। तब श्रुति की सास उसके पास आई। श्रुति बहू, अपने मुंह से खुद की इतनी तारीफ नहीं करते, लोगों की नजर लग जाती है। माँ जी, मेरे पापा ने इतना सारा दहेज दिया है तो क्या मैं सबको दिखाऊंगी नहीं? और इसमें नजर लगने वाली बात क्या है? अब मैं अमीर खानदान की हूँ और मेरे पास अमीर दिखने वाली चीजें हैं तो दिखाऊंगी ही ना। किसी को नहीं मिलता ऐसा दहेज। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्या बोलूं बेटा। श्रुति जब देखो तब अपने पापा के दिए हुए दहेज की बात करती रहती थी और उसकी ये बात घर में किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह श्रुति की जेठानी फ्रिज में से दूध निकालकर चाय बनाना शुरू कर देती है। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप?
अरे श्रुति, मुझे लगा तू थक गई होगी, इसीलिए मैं ही सबके लिए चाय बना देती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन ये फ्रिज मेरा है और आपने कभी सपने में भी ऐसा फ्रिज देखा है? ये क्या श्रुति, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? अपने मायके से फ्रिज क्या ले आई? खुद को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी हो? इसके बाद श्रुति ने सबके लिए खुद ही चाय बनाई और जब बात आई कपड़े धोने की तो उसकी सास वॉशिंग मशीन में जाकर कपड़े धोने लगी। चलो ये अच्छा रहा, बहू अपने साथ वॉशिंग मशीन भी ले आई है। जब श्रुति की सास कपड़े धो रही होती है तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। माँ, मेरी वॉशिंग मशीन में आप क्यों कपड़े धो रही हैं? तुम्हारी वॉशिंग मशीन? ये कैसी बात कर रही हो श्रुति बहू? मेरे घर वालों ने मुझे दहेज क्या दे दिया? घर की सारी औरतों की नजर मेरे दहेज की तरफ ही रहती है। आज के बाद कोई भी मेरे सामान की तरफ झांकेगा भी नहीं, समझ गए सब लोग? सास को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बेचारी सीधी साधी थी, बिना कुछ बोले वहां से वापस आ गई। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। श्रुति किसी को भी अपने दहेज का सामान हाथ नहीं लगाने देती थी। श्रुति, तुम अपने दहेज का सामान किसी को छूने क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझा था और तुम हो कि अपने दहेज के पीछे पागल हुई पड़ी हो। अरे भाभी सारा सामान चोरी करके भाग जाएंगी क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझ गए? विवान फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। अगले दिन वो कहीं अकेले बैठकर कुछ सोचने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रुति इस तरह की निकलेगी। क्यों ना मैं अपने ससुर जी को फोन करके इस समस्या का समाधान ढूंढूं। विवान ने अपने ससुर जी को फोन किया और श्रुति की सारी हरकतें उन्हें बता दी। ससुर जी ने श्रुति का घमंड तोड़ने के लिए अपना सारा दहेज विवान के घर से कुछ दिनों के लिए वापस मंगा लिया। मगर पापा, आप ये सब ऐसे नहीं ले जा सकते। ले जाना जरूरी है बेटी। दहेज का सारा सामान जाता हुआ देख श्रुति काफी निराश हो गई। इसके बाद श्रुति को घर के सभी सदस्यों के साथ जमीन में सोना पड़ रहा था। घर के घड़े से पानी पीना पड़ रहा था। धीरे धीरे श्रुति को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ ज़्यादा ही घमंड करने लग गई थी। श्रुति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जाकर सभी घर वालों से माफ़ी मांगती है और उसके ससुराल वाले भी उसकी नादानी को माफ़ कर देते हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।